Hello everyone, my name is Pinky Kulshrist. I am from Government RC खैतान Polytechnic College जयपुर। आज हम जो स्टडी करेंगे वो है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। इसमें जो कंटेंट्स आज हम लेंगे वो है इंट्रोडक्शन ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थियरी, why single phase induction motor is not self started, how to make single phase induction motor self starting, types of सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। इसमें जो टाइप्स हैं स्प्लिट फेस, कैपेसिटर स्टार्ट, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर एंड शेडेड पोल मोटर। सबसे पहली चीज़ है कि इंट्रोडक्शन ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है वो एसी सप्लाई पर, सिंगल फेस एसी सप्लाई पर काम करती है। और सिंगल फेस जो इंडक्शन मोटर होती हैं वो कम पावर की मोटर होती हैं। ज़्यादातर इनको घरेलू उपकरणों में काम में लिया जाता है। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द लो पावर एप्लीकेशन सच एज डोमेस्टिक अप्लायंसेस। इनका जो साइज होता है स्मॉल इन साइज और लेस एक्सपेंसिव, ये सस्ती भी होती हैं। दीज मोटर आर ऑल्सो कॉल्ड अ फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज मोटर्स आर कंस्ट्रक्टेड इन अ फ्रैक्शनल किलोवाट कैपेसिटी। इन मोटर को फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स भी कहते हैं। अब आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल फेस मोटर इंडक्शन मोटर। जो कंस्ट्रक्शन है इसमें सिमिलरली सभी मोटरों की तरह स्टेटर और रोटर दोनों होते हैं। स्टेटर इसका जो वाउंड होता है वो सिंगल फेस सप्लाई के लिए इसको वाउंड किया जाता है, जबकि रोटर इसका स्क्वायर केज इंडक्शन रोटर इज स्क्वायर केज रोटर होता है। स्टेटर ऑल्सो प्रोवाइडेड विद द स्टार्टिंग वाइंडिंग। जो स्टार्टिंग वाइंडिंग इसमें लगी हुई होती है वो केवल स्टार्टिंग पर्पस के लिए ही काम में ली जाती हैं। अब है प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। व्हेन अ स्टेटर ऑफ सिंगल फेस मोटर इज फैड विद अ सिंगल फेस सप्लाई, इट प्रोड्यूसेस अल्टरनेटिंग फ्लक्स इन द स्टेटर वाइंडिंग. The alternating current flowing through the stator winding cause induced current in the rotor bars according to the Faraday's law of electromagnetic induction. जब हम सिंगल फेस सप्लाई जब स्टेटर में देंगे तो उसके अंदर अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। अल्टरनेटिंग करंट स्टेटर से फ्लो होता हुआ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रोटर में भी करंट फ्लो करेगा। दिस इंड्यूसेस करंट इन द रोटर विल आल्सो प्रोड्यूसेस अल्टरनेटिंग फ्लक्स। एक फिर इसमें रोटर में भी फ्लक्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। इवन आफ्टर बोथ अल्टरनेटिंग फ्लक्स आर सेट अप, मोटर फेल्स टू स्टार्ट। दोनों में ही अल्टरनेटिंग फ्लक्स स्टेटर में तो सप्लाई देने पर हो गया, फिर रोटर में करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो होने के बाद फ्लक्स प्रोड्यूस हो गया। दोनों में ही अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है पर मोटर स्टार्ट नहीं होती। हाउएवर इफ द रोटर इज गिवन इन इनिशियल स्टार्ट बाय द एक्सटर्नल फोर्स आइदर डायरेक्शंस, देन मोटर एक्सेलरेट टू इट्स फाइनल स्पीड एंड कीप्स रनिंग विद द इट्स रेटेड स्पीड। इस मोटर को स्टार्ट करने के लिए शुरू में हमको इनिशियल एक्सटर्नल फोर्स से स्टार्ट करना पड़ता है। दिस बिहेवियर इज सिंगल फेस मोटर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। हम इसको डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी से समझ सकते हैं कि हमारी मोटर है वो क्यों नहीं स्टार्ट होती है। क्योंकि जब हम सप्लाई दे रहे हैं स्टेटर में, एक फ्लक्स तो स्टेटर में प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरा फ्लक्स रोटर में भी प्रोड्यूस हो रहा है। दोनों फ्लक्स प्रोड्यूस होने पर भी हमारी मोटर सेल्फ स्टार्टेड नहीं होती है। इस व्यवहार को समझने के लिए हम जो एक्सप्लेन करेंगे वो डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी होगी। इन द डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी स्टेट्स एन अल्टरनेटिव क्वांटिटी कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट्स हैविंग मैग्नीट्यूड हाफ ऑफ द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी and both these components rotating in the opposite direction. डबल फील्ड थ्योरी कहती है कि जब भी हम सिंगल फेज सप्लाई अल्टरनेटिंग फ्लक्स जब सेटअप होता है, जैसे फाई सेटअप हो रहा है, पर जब उसके क्या होंगे दो कंपोनेंट रिजॉल्व हो जाएंगे, दोनों आधे होंगे और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसको समझने के लिए हम ये फिगर ले सकते हैं। इसका जो ये फाई एम है, इसका हमारा जो ओरिजिनल फ्लक्स है वो है, इसको दो में फाई एम बाई टू और फाई एम बाई टू में इसको रिजॉल्व हो गया। दोनों एंटी क्लॉक, एक तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, दूसरा क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। उन दोनों का जो नेट फ्लक्स है वो क्या आ रहा है, हमारा रिजल्टेंट क्या आ रहा है, वो जीरो हो रहा है। सिमिलरली ऐसे ही जब हम इस तरह से इधर रोटेट होते होते ये भी फ्लक्स इधर भी आ जाएगा, यहाँ पर फिर मैक्सिमम हो गया, फिर वापस से फिर ये इधर जीरो रिजल्टेंट देगा। इस तरह से ये है ना एक फ्लक्चुएट करता रहेगा और मोटर हमारी क्या होगी, स्टार्ट नहीं होगी। अब
सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है वो सेल्फ स्टार्टेड क्यों नहीं होती है? क्योंकि जब हम स्टेटर पर सिंगल फेस इंडक्शन मोटर वाउंड विद सिंगल फेस वाइंडिंग, व्हेन द स्टेटर इज फेड विद सिंगल फेस फ्लक्स, इट प्रोड्यूसेस अल्टरनेटिंग फ्लक्स. Alternating flux is acting on a squirrel cage rotor cannot produce rotation, only revolving flux can. That's why single phase induction motor is not a self starting. Self starting इसलिए नहीं होती, जो हम स्टेटर पर फ्लक्स दे रहे हैं वो एक्सिस के अलोंग अप डाउन कर रहा है, ये रोटेशन रोटर पर रोटेशन नहीं प्रोड्यूस करता, इसीलिए सिंगल फेस मोटर क्या है, सेल्फ स्टार्टेड नहीं होती हैं. सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को हमेशा सेल्फ स्टार्ट करने के लिए इनको डबल फेस में कन्वर्ट किया जाता है और फिर दो फ्लक्स प्रोड्यूस होंगे, वो रोटर पर एक्ट करेंगे और रोटर हमारा घूमना रोटेट करना स्टार्ट करेगा. अब हाउ टू मेक सिंगल फेस इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग. दिस प्रॉब्लम कैन बी अवॉइडेड बाय कन्वर्टिंग सिंगल फेस मोटर इनटू टू फेस मोटर टेम्परेरली इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस रिवॉल्विंग फ्लक्स. जब हम एक सिंगल फेस सप्लाई दे रहे हैं तो सिंगल फ्लक्स प्रोड्यूस होता है. सिंगल फ्लक्स जो सिंगल फेस फ्लक्स होता है अल्टरनेटिंग होता है, रोटेटिंग नहीं होता. इसको रोटेटिंग बनाने के लिए हम मोर देन वन फ्लक्स, टू फ्लक्स के रूप में इसको फेस के रूप में इसको प्रोड्यूस करते हैं. इसको सिंगल फेस से डबल फेस बनाया जाता है जिससे दो फ्लक्स प्रोड्यूस होंगे, जो कि बाय द इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, रोटेटिंग फ्लक्स होगा. दिस इज अचीव्ड बाय द प्रोवाइडिंग अ स्टार्टिंग वाइंडिंग in the addition to the main और रनिंग वाइंडिंग. इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग दो वाइंडिंग कर दी जाती हैं, जिससे क्या होता है कि दो वाइंडिंग होने पर इसमें दो फ्लक्स प्रोड्यूस होते हैं और दो फेस में कन्वर्ट हो गई मोटर, और दो फ्लक्स प्रोड्यूस होते ही मोटर जो नेचर होगा उसका रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, रोटेटिंग होगा. द ऑक्सिलरी और स्टार्टिंग वाइंडिंग इज मेड हाईली रेजिस्टिव, whereas the main of running winding is made highly inductive. इसमें जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसको हाईली रेजिस्टिव लिया जाता है और रनिंग वाइंडिंग को हाईली इंडक्टिव लिया जाता है. इसलिए ये ऐसा किया जाता है जो इनके बीच का जो करंट के बीच में जो फेज एंगल बनेगा वो हमारा लार्ज हो, क्योंकि T इज प्रोपोर्शनल टू द साइन अल्फा. जितना हमारा इन दोनों के बीच में लार्ज एंगल होगा उतना ही अच्छा हमें टॉर्क मिलेगा. जो फेज डिफरेंस इन दोनों करंट्स के बीच में लार्ज प्रोड्यूस होना चाहिए. ड्यू टू द लार्ज फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू, the torque produced by the rotor is high enough to start it. Once the motor reaches 75% of its speed, the auxiliary winding may be disconnected by the centrifugal switch and motor able to run on a single main winding. जब मोटर हमारी 75% से ऊपर स्पीड गेन कर लेती है तो ये जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग जो हमने लगाई है वो सेंट्रीफ्यूगल स्विच से क्या होती है, डिस्कनेक्ट हो जाएगी और मोटर केवल एक सिंगल वाइंडिंग या अपनी मेन वाइंडिंग पर रन करना शुरू कर देगी. अब टाइप्स ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, जब हमने सिंगल फेस को डबल फेस पे बनाया और डबल फेस के बनाने वाले जो मेथड्स हैं उनके आधार पर हमने इस मोटर को के टाइप्स डिसाइड करें. पहला स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार रन मोटर, कैपेसिटर परमानेंट कैपेसिटर मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर एंड शेडेड पोल मोटर. ये 5 प्रकार की मोटर हमने इसके डबल फेस में कन्वर्ट करके बनाई गई हैं. एज मेंशन्ड अबाउट दैट ड्यू टू द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्टेटर द इंडक्शन मोटर बिकम सेल्फ स्टार्टिंग. हमने इसको मोटर को सिंगल फेस से डबल फेस में कन्वर्ट कर लिया, जिससे मोटर क्या होगी, हमारी सेल्फ स्टार्टिंग हो गई. देयर आर मैनी मेथड ऑफ मेकिंग सिंगल फेस इंडक्शन मोटर एज self-starting one. Based on the starting method, single-phase induction motors are basically classified in the following types. अब बात करते हैं हम स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर. स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर में दो वाइंडिंग होंगी. The essential parts of the split phase induction motor is main winding, ऑक्सिलरी वाइंडिंग एंड द सेंट्रीफ्यूगल स्विच. यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग इसका पार्ट होंगी. दिस इज सिंपलेस्ट अरेंजमेंट टू सेट अप द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बाय प्रोवाइडिंग टू वाइंडिंग ऑन द सेम स्टेटर को. एक स्टेटर के ऊपर ही दो वाइंडिंग को इसमें लपेट दिया जाता है या वाउंड कर दिया जाता है. एक होती है हमारी मेन वाइंडिंग और दूसरी हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग. द ऑक्सिलरी और स्टार्टिंग वाइंडिंग कैरीज अ सीरीज रेजिस्टेंस सच एज दैट्स इम्पीडेंस बिकम हाईली रेजिस्टिव. जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है वो हाईली रेजिस्टिव होती है. इट इज नॉट वाउंड आइडेंटिकल टू द मेन वाइंडिंग बट कंटेन्स फ्यूअर टर्न्स एंड मच स्मॉलर डायमीटर ऑफ द कंपेयर टू मेन वाइंडिंग. इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स भी क्या होंगे, कम होंगे, और इसका जो डायमीटर होगा वो वाइंडिंग का वो कम होगा.
this will reduce the amount of start current lags the voltage. अब ये जो इसका जो करंट है वो स्मॉल उस एंगल से वोल्टेज से लैग करेगा. The main winding is inductive nature such the current lags the voltage by some angle. This winding is designed to operation of 75% of synchronous speed and above. इसकी जो इसकी स्पीड होती है वो synchronous speed 75% of synchronous speed या 80% तक हो सकती है. Split phase motor is poor starting torque due to the small phase difference between main and auxiliary current. Also power factor is poor. These mainly used in a blower, fan, washing machine, grinder, etc. These two windings are connected in the parallel across the supply. Due to the inductive nature, current through the main winding lags supply voltage by large angle, while the current through the starting winding is almost phase with the voltage due to the resistive nature. इसमें क्या होगा कि जब हम इसका फेजर डायग्राम देखते हैं तो क्योंकि हमें पता है स्टार्टिंग वाइंडिंग इज रेजिस्टिव और जो मेन वाइंडिंग है वो इंडक्टिव है, तो वोल्टेज से जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो कम लैग करेगी, जबकि जो हमारी मेन वाइंडिंग है इंडक्टिव होने के कारण वो वोल्टेज से बहुत लार्ज एंगल से हम लैग करेगी. Hence there exists the phase difference between the currents, thereby the phase difference between the fluxes produced by this current, the resultant of two fluxes produce rotating field and hence the starting torque. अब इन दोनों के बीच में एक लार्ज करंट के बीच में मेन वाइंडिंग करंट और स्टार्टिंग वाइंडिंग करंट के बीच में लार्ज फेज डिफरेंस मिलता है. इससे क्या होगा कि दोनों फेज डिफरेंस मिलने के कारण इसमें क्या होगा स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जो स्टार्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द साइन अल्फा. जितना अल्फा इज द एंगल बिटवीन मेन वाइंडिंग एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग, जितना ज्यादा होगा उतना हमारा स्टार्टिंग टॉर्क हमारा अच्छा प्रोड्यूस होगा. द सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज कनेक्टेड सीरीज विद द स्टार्टिंग वाइंडिंग. इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ लगा हुआ होता है. जैसे हमारी मोटर 75 से 80% स्पीड गेन कर लेती है तो वो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है वो मैकेनिकली ओपन हो जाता है और मोटर अपनी मेन वाइंडिंग पर रन करने लगती है. हम शुरू में भी जैसे देख चुके हैं कि स्प्लिट फेस मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो पुअर होता है. इसी कारण से क्या होता है इसका पावर फैक्टर भी कम होता है और ज्यादातर इस मोटर को डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज में लेते हैं. अब हम इसको इससे समझेंगे. इसमें ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ये मेन वाइंडिंग है, इसमें सिंगल फेज सप्लाई दी जा रही है और इसके साथ में एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है. अब क्या होगा कि जैसे ही हम इसमें ये मोटर में जैसे ही फ्लक्स होता है तो दो करंट प्रोड्यूस होने लग जाएंगे. एक IS में करंट जाएगा और एक IM करंट जाएगा. इससे दो फ्लक्स प्रोड्यूस होंगे, दोनों फ्लक्स एक्ट करेंगे और रोटर हमारा घूमना शुरू हो जाएगा, टॉर्क प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा. अब इसको हम इसका जो वेक्टर डायग्राम है V वोल्टेज जो अप्लाई करा जा रहा है IM क्योंकि इंडक्टिव है तो ये लार्ज फेस एंगल से अल्फा एंगल इज लार्ज लैग कर रही है, जबकि हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो रेजिस्टिव है तो क्योंकि V से ये कम लैग करेगी. ये क्योंकि जब रेजिस्टिव लोड होता है तो V और I दोनों सेम फेज में चलते हैं. ये थोड़ा बहुत इंडक्टिव भी होती है इसलिए स्मॉल एंगल से इससे लैग करेगी. और ये जो IST और IM स्टार्टिंग वाइंडिंग और IM मेन वाइंडिंग के बीच में हमें क्या मिलेगा एक अल्फा एंगल मिलेगा. और जितना अल्फा अच्छा होता है उतना स्टार्टिंग टॉर्क इसका अच्छा होगा. The capacitor start induction motor. This motor is similar to the split phase motor, but in addition a capacitor is connected in the series of auxiliary winding. ये similarly split phase motor की तरह ही होती है, पर इसमें जो एंगल हमको लार्ज लेना है, अल्फा एंगल हमें लार्ज लेना है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में कैपेसिटर को भी लगा देते हैं. Since the capacitor draw the leading current, the use of capacitor increase the phase angle between two currents and hence the starting torque improve. This is the main reason of using capacitor in the single phase induction motor. जब कैपेसिटर हम लगाते हैं तो ये लीडिंग करंट ड्रॉ करेगा और इसका जो फेज एंगल है वो लार्ज होगा और लार्ज होने के कारण इसमें क्या होगा टॉर्क स्टार्टिंग टॉर्क एक अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा जिससे मोटर हमारी अच्छी स्पीड से रन करेगी. Here the कैपेसिटर का जो टाइप होता है वो ड्राई टाइप इलेक्ट्रोलाइट होता है which is designed for only for alternating current.
These capacitor are designed definite duty cycle but not continuous use. इसका जो कैपेसिटर की जो वर्किंग होती है एक डिफरेंट साइकिल, एक डेफिनेट साइकिल पर ही होगी, कंटिन्यूस इसका यूज नहीं कर सकते. द ऑपरेशन ऑफ मोटर इज सिमिलर टू द स्प्लिट फेज वेयर द स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइडेड बाय द एडिशनल वाइंडिंग. अब once the speed is picked up, the additional winding along with the capacitor is removed from the circuit with the help of centrifugal switch. But the difference in that the torque produced by this motor is higher than the split phase motor. The use of capacitor. अब इसमें जो मोटर का जो इस कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का जो फंक्शन है वो सिमिलर टू द स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की तरह ही है, बस इसमें जो फेज एंगल है वो लार्ज होता है. लार्ज होने के कारण इसका टॉर्क भी अच्छा टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड, हायर टॉर्क प्रोड्यूस करती है ये मोटर. पर इसमें भी क्या होगा कि जब मोटर अपनी 75, 85, 80 स्पीड सिंक्रोनस स्पीड गेन कर लेगी तो क्या होगा कि ये मोटर एक जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो सेंट्रीफ्यूगल स्विच से अलग हो जाएगा और मोटर अपने वापस से मेन वाइंडिंग पर ही रोटेट करना शुरू कर देगी. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैपेसिटर द करंट थ्रू द ऑक्सिलरी वाइंडिंग लीड्स द अप्लाइड वोल्टेज एंड सम एंगल व्हिच इज मोर देन द split case type. Thus, the phase difference between the main and auxiliary current is increased. Thereby, the starting torque is also increased. These motors have very high starting torque, up to 3% of full load, 300% of full load torque. How the power factor is low at rated load and rated speed. Owing to the high starting torque, these motors are used in the domestic as well as industrial applications such as water pumps, grinders, lathe machine, compressor, drilling machine, etc. अब जो इसको समझना है, इसमें क्या करा, स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ में एक सीरीज में कैपेसिटर लगा दिया गया हुआ है. ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, ये मेन वाइंडिंग है. अब इसमें सिंगल फेज सप्लाई अप्लाई की जा रही है. अब इसमें क्या होगा कि जो V है स्टार्टिंग वाइंडिंग में कैपेसिटर लगे होने के कारण इसका जो फेज ये करंट है वो लैग करेगा, वो लीड करेगा वोल्टेज से, और जबकि इस जो मेन वाइंडिंग है वो हमारी इंडक्टिव है तो इसका जो करंट है वो लैग करेगा विद द सम एंगल. अब इसमें IST और IM के बीच में स्टार्टिंग करंट और IM मेन करंट के बीच में हमें एक लार्ज एंगल मिल रहा है, अल्फा एंगल इज लार्ज, सो जो टॉर्क है इसका वो हायर होता है. अब बात करते हैं परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर. जब हमने कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में देखा, वो जो कैपेसिटर होता है उसको एक 70-80% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड गेन करने के बाद तो हम उसको सेंट्रीफ्यूगल स्विच के थ्रू रिमूव हो जाता है. पर हम जब बात करते हैं परमानेंट कैपेसिटर, इससे क्या होगा कि हम मोटर में कैपेसिटर लगा रहने देंगे तो उससे हमारा जो पावर फैक्टर है इस मोटर का वो क्या होगा, इम्प्रूव हो जाता है. दिस मोटर इज कॉल्ड एज अ capacitor-run motor in which low capacitor is connected in series with the starting winding and is not removed from the circuit even running condition. Due to this arrangement, centrifugal switch is not required. Here the capacitor is capable to running continuously. The low value capacitor produces the more leading phase shift but the less total current. Hence, the starting torque produced by these motors will be considerably lower than the capacitor start motor. In this, the auxiliary winding and capacitor remain circuit permanently and produce approximately two-phase operation at rated load. This is the key strength of the motor. This will be result the power factor and efficiency better than the capacitor start motor. Due to the continuous duty auxiliary winding and capacitor, the rating of these components should be withstand running condition. Hence, the permanent capacitor motor is more than equivalent split phase or capacitor start motor. These motors are used in the exhaust and intake fans, यूनिट हीटर्स एंड ब्लोअर एक्सेट्रा. इसका जो परमानेंट कैपेसिटर मोटर है ये सिमिलर टू द कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है, बस इसमें लो वैल्यू का जो कैपेसिटर लगाया जाता है जो कि परमानेंटली स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है. इससे क्या होगा कि इसका जो हमारा हम उसमें पुअर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में पुअर पावर फैक्टर था, इसमें जो ये कैपेसिटर लगा रहेगा तो इसका जो कैपेसिटर और जो इसका पावर फैक्टर है मोटर का और एफिशिएंसी दोनों इम्प्रूव रहेंगे.
ये इसका डायग्राम है। मेन वाइंडिंग, इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होगा क्योंकि इसको हम परमानेंट कैपेसिटर के साथ में इसको कनेक्ट रखते हैं। स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ में परमानेंटली कनेक्टेड रहता है। इसमें वही अल्फा एंगल हमें लार्ज मिलेगा, टॉर्क अच्छा होगा, पावर फैक्टर भी अच्छा रहेगा क्योंकि कैपेसिटर इसमें कनेक्टेड है और इसकी एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हो जाएगी। अब बात करते हैं कैपेसिटर रन, स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। दिस मोटर इज कंसिस्ट ऑफ टू कैपेसिटर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ स्टार्टिंग एंड रनिंग। एट हाई वैल्यू कैपेसिटर इज यूज फॉर स्टार्टिंग कंडीशन while the low value is used running condition। इसमें क्या होगा कि कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर है, तो इसमें क्या जो कैपेसिटर है वो स्टार्टिंग एक तो दो कैपेसिटर लगाए जाएंगे, एक तो हाई वैल्यू का और दूसरा लो वैल्यू का। हाई वैल्यू वाला जो है वो एट द स्टार्टिंग टाइम काम आएगा, जबकि लो वैल्यू वाला जो रजिस्टर कैपेसिटर है वो रनिंग कंडीशन में काम में लेते हैं। इट इज टू बी नोटेड दैट द मोटर यूजेस सेम वाइंडिंग अरेंजमेंट कैपेसिटर स्टार्ट मोटर ड्यूरिंग स्टार्टअप, परमानेंट कैपेसिटर मोटर ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन। बिल्कुल सिमिलरली इसका जो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट मोटर एंड परमानेंट कैपेसिटर मोटर। एट द स्टार्टिंग बोथ starting and running capacitor are connected in series with the auxiliary winding, thus the motor starting torque is more compared with the other type of motor। इसमें ये दोनों जो कैपेसिटर होते हैं एक दूसरे के तो पैरेलल में होंगे पर स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट होंगे। once the motor reaches some speed, the centrifugal switch disconnect the starting capacitors and leaves the running capacitor series with the auxiliary winding, thus the both running and auxiliary windings remain during the running condition, thereby improve power factor and efficiency of the motor। इस मोटर का उपयोग किया जाता है वो है कंप्रेसर, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कन्वेयर, सीलिंग फैन एंड सर्कुलेटर सर्किट। इसमें दो कैपेसिटर काम में लिए गए हैं, एक तो होता है हमारा लो वैल्यू कैपेसिटर एंड एक हाई वैल्यू कैपेसिटर। हाई वैल्यू कैपेसिटर स्टार्टिंग के टाइम में काम में लिया जाता है और उसको बाद में सेंट्रीफ्यूगल स्विच से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, जबकि लो वैल्यू कैपेसिटर है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में बना हुआ रहता है। इस कारण से इसका जो पावर फैक्टर है और एफिशिएंसी दोनों इम्प्रूव्ड होती हैं। अब इसमें ये इसका सर्किट डायग्राम है। इसमें ये C1 और C2 दो कैपेसिटर है। जो ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है जो कि हमारे एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग काम आएगा, इसकी वैल्यू हाई होती है। जैसे मोटर 70-80% ऑफ सिंक्रोनस में स्पीड गेन कर लेती है तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच से ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, जबकि C2 है वो हमारा लो वैल्यू कैपेसिटर है। जब मोटर अपने स्पीड गेन कर ले, एवरेज स्पीड गेन करने के बाद में जब ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, मोटर इस C2 पर परमानेंटली घूमती रहती है या रोटेट करती रहती है और इसकी वैल्यू होती है लो। ये दोनों एक दूसरे के तो पैरेलल में बट इन द सीरीज ऑफ स्टार्टिंग वाइंडिंग। इस मोटर की एफिशिएंसी और पावर फैक्टर दोनों इम्प्रूव्ड होते हैं, अच्छे होते हैं। अब आता है हमारा लास्ट शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। शेडेड पोल इंडक्शन मोटर में कोई कैपेसिटर, कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। मोटर के कंस्ट्रक्शन में ही चेंज कर हम इसको सिंगल फेज से डबल फेज में कन्वर्ट करते हैं। दिस मोटर यूजेस entirely different technique to start the motor as compared with the other motor. This motor doesn't have any auxiliary winding or starting winding. Even it doesn't have rotating field, but a field that sweeps across the pole phases enough to drive the motor. So the field moves from the one side to of the pole to another side of the pole. इसमें क्या होता है, इसमें कोई ऑक्सिलरी वाइंडिंग नहीं है, कोई रोटेटिंग फील्ड नहीं है, पर इसमें पोल्स पर मैग्नेटिक एक्सिस का एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर शिफ्ट होना ही इसका रोटेशन का कारण है। Although these motors are small rating, inefficient and have low starting torque, these are used to variety of application due to the outstanding feature ruggedness, low initial cost, small size and simple construction। ये शेडेड पोल इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन है। इसके जो पोल होते हैं उसके एक पोल पे 1/3 पार्ट पर हम एक शेडिंग बैंड लगा देते हैं, वो विच इज मेड अप ऑफ कॉपर, तो इट विल बिकम द हाईली इंडक्टिव एंड दिस इज लेस इंडक्टिव पार्ट। ये दिस पार्ट इज कॉल्ड अनशेडेड पार्ट एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड शेडेड पार्ट।
A shaded pole motor consists of stator having salient pole and a rotor is coil case type. In this, stator is constructed in special way produce moving magnetic field. Stator poles are excited with the on exciting coil by taking the supply of single phase supply. A 4-pole shaded pole motor का कंसिस्ट में ये 4 पोल है, इसमें स्टेटर को सिंगल फेस दिया जा रहा है और ये एक्साइटिंग कॉइल है जो कि इसको एक्साइट करती है. Each salient pole is divided into 2 parts, shaded part and unshaded part. Shading portion is slot cut across the lamination and about the 1/3 distance. इस पर कॉपर में हैवी कॉपर रिंग लगा दी जाती है. शेडिंग पार्ट को हम इसलिए इसको हाईली इंडक्टिव कहते हैं. दिस पार्ट इज वेयर शेडिंग कॉइल इज प्लेस्ड, जनरली टर्म शेडेड पार्ट. Pole and remaining is called unshaded part. When alternating supply is given to the stator coil, alternating flux will be produced. The distribution of flux, the pole face area is influenced by the presence of copper shading band. क्योंकि जब हम पोल में अल्टरनेटिंग सप्लाई देंगे तो अल्टरनेटिंग फ्लक्स भी होगा, तो वो अल्टरनेटिंग फ्लक्स जो है वो कॉपर बैंड के कारण इसके ऊपर कॉपर बैंड के कारण इन्फ्लुएंस होता है. जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो शिफ्ट करती है अनशेडेड टू शेडेड पार्ट, इसलिए इसका जो रोटेशन प्रोड्यूस होने लगते हैं. ये है हमारा ये एक पोल को हम कंसिडर कर रहे हैं. अब ये सप्लाई अल्टरनेटिंग है, इसमें ये एक्साइटिंग कॉइल है, ये सप्लाई है. इसको 3 भागों में हमने डिवाइड करा है, 3 टाइम जोन दिए, T1, T2 एंड 3. T1 पर हमारा जैसे ही फ्लक्स हमारा 0 से लेके थोड़ा इंक्रीज होता है हमारा करंट, ये फ्लक्स अल्टरनेटिंग फ्लक्स, इसमें क्या होगा कि जो ये फ्लक्स इसमें इंक्रीज होगा तो यहाँ पर भी करंट बाय द म्यूचुअल इंडक्शन यहाँ करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी. तो इसका एक नेचर होता है कि करंट अपने बढ़ने का विरोध करता है. उस कारण से जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो अनशेडेड पार्ट पर सेंटर ऑफ अनशेडेड पार्ट रहेगी. फिर जैसे ही हम T1 से T2 पर पहुंचते हैं, यहाँ पर ये जो है इसका इंक्रीमेंट है अल्टरनेटिंग करंट का, वो स्टेबल रहता है. स्टेबल होने के कारण इसमें जो इसमें करंट है वो भी स्टेबल रहेगा, जो फ्लक्स इंक्रीमेंट है वो भी स्टेबल रहेगा. तो मैग्नेटिक एक्सिस सेंटर ऑफ द पोल शिफ्ट कर जाएगी. बट जब जैसे करंट डिक्रीज होना, ये अल्टरनेटिंग फ्लक्स डिक्रीज होना शुरू करता है, तो क्या होगा कि इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा वो लो वैल्यू का होगा और जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो कहाँ जाएगी, शेडेड पार्ट पर शिफ्ट कर जाएगी. मतलब मैग्नेटिक एक्सिस जैसे जैसे पॉजिटिव हाफ साइकिल कंसीडर कर रहे हैं हम, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में जैसे जैसे ये करंट की वैल्यू इंक्रीज से डिक्रीज पर आ रही है, वैसे मैग्नेटिक एक्सिस हमारी अनशेडेड पार्ट से शेडेड पार्ट की ओर शिफ्ट कर रही है. At the instant T is equal to T1, rate of flux is very high. Due to this flux, an EMF is induced in the copper shading band, and the copper shading band is short circuited. Current is circulated through it. अब जैसे इसमें है ये, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक करंट बढ़ रहा है. स्टार्टिंग से ये मैक्सिमम हम यहाँ तक ले लें, T2 तक करंट बढ़ रहा है. इसमें करंट ये एक्साइटिंग कॉइल में करंट जा रहा है. यहाँ पर EMF ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्शन EMF प्रोड्यूस होगा, ये शॉर्ट सर्किट होगी तो करंट प्रोड्यूस होगा. करंट से क्या होगा, ये अपने प्रोड्यूस होने का विरोध करेगा, जिससे क्या होगी मैग्नेटिक एक्सिस हमारी क्या रहेगी, अनशेडेड पार्ट के सेंटर में रहेगी. This causes the current create own field according to the Lenz law. The current through the copper shading band opposes the cause of rise of supply. And therefore, the flux produced by the shading ring opposes the main flux. So there is a weakening of flux in the shaded part while the crowding flux in the unshaded part. So the axis of overall shift to non-shaded part of the pole. अब क्या होगा, इंस्टेंट T2 पर the rate of rise of current almost zero. Hence very little EMF induced in the shaded band. It results negligible shading ring flux and hence there is no much affect the distribution of main flux. फिर उसके बाद T3 पर आते हैं, तो T3 पर डिक्रीजिंग ऑफ फ्लक्स हो रहा है, EMF भी कम प्रोड्यूस होगा, उस शेडिंग पार्ट में करंट भी कम प्रोड्यूस होगा. तो जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो कहाँ आ जाएगी, हमारे शेडिंग पार्ट पर आ जाएगी.
Hence, this flux strength, the main flux, so there will be a crowding flux in the shaded part compared to the non-shaded part. Due to this overall flux axis shift to the middle of shaded part, this sequence will be repeat for the negative half cycle too, and consequently produce moving magnetic field for every cycle from non-shaded part to shaded part. Due to this field, motor produces the starting torque. This starting torque is low, about to 40 to 50% of full load torque. Therefore, these motors are used to low starting torque applications such as fan, toys motor, blowers, hair dryers, photocopy machine, film projectors, advertising display, etc. शेडिंग पोल मोटर में केवल मैगन उसकी के कंस्ट्रक्शन में ही चेंज कर कर उसके पोल को डिवाइड करके शेडेड और अनशेडेड पार्ट में हम इसके अंदर रोटेटिंग फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए भी अनशेडेड से शेडेड तक मैग्नेटिक एक्सिस शिफ्ट होती है जिससे टॉर्क प्रोड्यूस होता है। नेगेटिव हाफ साइकिल पर भी क्या होगी, जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो पॉजिटिव से अनशेडेड पार्ट से शेडेड पार्ट की ओर शिफ्ट होगी जिससे रोटेटिंग फील्ड प्रोड्यूस होगा। इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो लो होता है। लो स्टार्टिंग टॉर्क होने के कारण इसको जो एप्लीकेशन है उसका लिमिटेड है। इसको हम एडवर्टाइजिंग डिस्प्ले, फिल्म प्रोजेक्टर एक्सेट्रा में इसको हम काम में लेते हैं। थैंक यू।